Hello guys, so this is my first video in this channel. पहला वीडियो है इस चैनल पे। so बेसिकली मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक लीगैलिटी एक पॉइंट होता है, हर चीज़ का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को। पहला वीडियो जो है मैंने बनाया है जो भी जो हॉट बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है जो स्टे IS कैडर रूल्स, व्हाट आर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, क्या है आखिर, क्या हम लोग अमेंडमेंट देखेंगे, फिर क्या है अमेंडमेंट जिसके कारण ये लोग स्टेट जो है अपोज कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पिक्चर आपको शो किया है कि कैसे यहाँ पर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में फाइट चल रहा है। सो शुरू करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा रिलेटेड आर्टिकल देखा होगा, सभी आर्टिकल छाप रहे हैं कि क्यों, आखिर क्या क्या आखिर ऐसा, मतलब कि अ, इस नया रूल्स में अमेंडमेंट्स में है जिसके कारण इतना ज़्यादा यहाँ पर फाइट्स हो रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या आखिरकार है ये चार अमेंडमेंट्स। सबसे पहले इसके लिए हम लोग को हिस्ट्री थोड़ा देख लेना चाहिए कि AIS सर्विसेज का हिस्ट्री था क्या। सो एज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो IS और IPS जो है AIS सर्विसेज के थ्रू बनाया गया था। जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के तहत बनाया गया था। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही ने इसके बारे में बताया था, और इसलिए इनको इंडिया का फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हुआ क्या था एक्चुअली कि सबसे पहले कि एक मतलब AIS बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक कॉमन पूल हो, जिसमें कि जैसे कि कॉमन पूल ऑफ ऑफिसर्स हो, जिससे कि स्टेट और सेंट्रल कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, एक एक बनाया जाए। आर्टिकल 312 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉमन पूल बनाया गया है। दोनों के बीच में एक कॉमन पूल रहेगा जिससे वो लोग पिक कर सकते हैं, जिसको भी अपना कैडर चूज करना होगा, जो IAS ऑफिसर को जहाँ जाना होगा वो लोग अपना जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि जो अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स है, चार नए अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट ये बोलता है कि states would make available the names of such officers part of a central deputation reserve who can be deputed to the center। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व बनाना है। पहले ऐसा नहीं था। सेंट्रल डिप्यूटेशन रिजर्व होता क्या है कि कुछ ऑफिसर्स को, कुछ IAS ऑफिसर्स को, कुछ IPS ऑफिसर्स को स्टेट को रिजर्व में रखना पड़ेगा, कि मतलब कि जब सेंटर बोले तो उसको देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लगता था कि पहले आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, और पहले वॉलेंट्री बेसिस पे होता था। जैसे कि IAS ऑफिसर जो होते हैं वो लोग अपना मतलब कि पहले बोलते थे कि मुझे सेंटर जाना है, और मुझे कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, मुझे अपना होम टाउन में ही रहना है, मेरे को नहीं जाना है, स्टेट नहीं छोड़ना है अपना। बट ये जो नया अमेंडमेंट आया फर्स्ट, ये बोलता है कंपल्शन, आपको जाना ही पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट दैट कि अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टेट और सेंटर, कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो ऑलवेज सेंटर विल प्रिवेल। जो भी सेंटर बोलेगा द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंटर बोलेगा वही होगा उस मैटर पे। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा तो मतलब कि डिस्क्रिपेंसी है। द नेक्स्ट थर्ड अमेंडमेंट ये बोलता है कि posting a state cadre officer to the center or does not give effect to central government's decision within a specified time, the officer shall stand received from the cadre the date as may specified by the central government। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि जो भी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो अगर पोस्टिंग होता क्या है ना कि बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट जो है डिले करते हैं पोस्टिंग को जानबूझ के। मतलब कि पहले जो NOC चाहिए होता है वो लोग NOC देते ही नहीं थे। अगर किसी को जाने का मन है तो भी वो नहीं जा सकते थे। बट अब क्या बोल रहे हैं कि ये लोग ऐसा नहीं होगा, ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते। अगर ये लोग मतलब कि अगर होल्ड करेंगे तो वो लोग ऑटोमेटिक, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है, ऑटोमेटिक रिलीव हो जाएंगे। ऑटोमेटिक मतलब कि वो लोग रिलीव हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। और द फोर्थ चेंज ये है, चलिए इसके ऊपर पढ़ देते हैं। द फोर्थ चेंज इज दैट इन स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर इन द सर्विस ऑफ कैडर ऑफिसर आर रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, द the state shall give effect to its decision within a specified time। so guys, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग टू ये जो डेफिनेशन है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, ये सबसे ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक होता है। इसी पे केस चलते रहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, आखिर पब्लिक इंटरेस्ट होता क्या है। इसी में फाइट चलता है। अब सेंट्रल को कुछ बोलेगा कि नहीं, यहाँ पर ये मेरे को इश्यू है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर काउंट होगा, फिर उस पर लिटिगेशन होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर काउंट होगा कि नहीं होगा। बेसिकली ये बोलना ये चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के तहत किसी, अगर वो IAS या IPS ऑफिसर को सेंटर में बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है। ये बोलना चाहता है ये, अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट सेंटर कंसीडर इट टू बी अ पब्लिक इंटरेस्ट। सो हम लोग ये देखना चाहिए कि आखिर मैटर हो क्या रहा है, मतलब कि व्हाई आर द स्टेट्स आर अपोजिंग इट। हम लोग देख सकते हैं कि हमारी दीदी ममता बनर्जी जी,
उन्होंने बोला है कि स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। काफी भारी भरकम शब्द इन्होंने बोला है। तो मैं आपको बताता हूँ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है इन सिंपल टर्म, क्योंकि मेरा ये चैनल का मकसद ही है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स टर्म, जो लीगल जार्गन्स वगैरह होते हैं, आपको सिंपल टर्म से बताऊं। और कोई भी जैसे कि ये लोग जो अल जरूर बातें करते हैं कि ये करना है वो नहीं करना है, आपको लीगली बताओ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर आप ये देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड झारखंड, they are also have written letters to PM Modi regarding this. So बेसिकली मैं आपको बता रहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेसिकली आपको बता रहा हूँ, एक केस हुआ था ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था एक बार पढ़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस एंड दे हैव अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशन एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल एज द यूनियन। दे नीदर सैटेलाइट्स नॉर एजेंट्स ऑफ द सेंटर। अगर आप लास्ट का ये चीज पढ़ते हैं, दे आर नीदर सैटेलाइट्स नॉर एजेंट्स ऑफ द सेंटर। बेसिकली कहने का मतलब ये था, फेडरलिज्म ये कॉन्सेप्ट होता है, फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट ये वो बोलता है ना कि स्टेट, जैसे कि अगर कोई स्टेट है, ठीक है, अगर कोई स्टेट है और सेंटर, तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है ना कि दोनों डिवाइडेड है, दोनों का अपना अलग अलग पावर है। ये इस पे कुछ नहीं बोल सकता है, ये इस पे कुछ नहीं बोलता। उसके लिए अगर आपको मैं बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा और, तो लिस्ट डिवाइडेड है, सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये पावर, ये चीज पुलिस, पुलिस आता है स्टेट लिस्ट के अंदर, एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली तो एक यूनियन गवर्नमेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ऐसे ये चीजें डिवाइड होते हैं। तो यही जो ममता बनर्जी में आपको दिखाया था, ममता बनर्जी बोला था इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि स्टेट और सेंटर अलग अलग है, उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना। फेडरलिज्म ये मतलब कि मैं आपको बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है फेडरलिज्म। इंडिया इज अ फेडरलिज्म कंट्री, इसका मतलब ये है कि इंडिया इज अ कंट्री बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो अगर मैं आपको थोड़ा और अगर लीगल के टर्म्स में बताऊं कि ये होता क्या है, कब ये सस्पेंड हो सकता है, तो ये तब सस्पेंड हो सकता है जब कोई इमरजेंसी आ जाए। फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो, बहुत तरह का इमरजेंसी होता है, आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, खैर वो तो खैर उसके बारे में बात ही नहीं करते। बट उसके बाद तो काफी चीज चेंज हो चुका है, इमरजेंसी लगाने के लिए आपको पार्लियामेंट से पहले पास करवाना पड़ेगा बिल। सो और अगर और भी इसका बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है राइट्स ऑफ द स्टेट्स का, क्योंकि मतलब कि अपने आप को घोषित कर लेना कि मैं जो बोलूंगा दोनों के बीच में वो प्रिवेल करेगा। तो ये तो ऑब्वियसली इनका मतलब कि राइट्स कर्टेल कर रहा है। और सेकंड चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, सेंटर स्टेट लड़ रहे हैं। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि मतलब कि आईएएस ऑफिसर्स का क्या, ये मतलब कि वो लोग लगेगा कि नहीं हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले था कि हम लोग वॉलंटियर बेसिस पे जा सकते हैं, अब सेंटर जब मन करेगा तो बुला सकता है। मतलब पहले अगर वो किसी को जाने का मन था तो उनको पहले एनओसी चाहिए था, और एनओसी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता था। अब ये बोल रहे हैं कि जिसको मन बुला सकते हैं, मतलब उनके राइट्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और अगर मैं अगर बोलूँ कि मतलब कि सिविल सर्वेंट कहाँ स्टैंड करते हैं, आप लोग देख सकते हो कि ज्यादा किसी का मतलब सिविल सर्वेंट का स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग आ नहीं रहा है। तो उनको रीड द स्टेटमेंट कि adhering to the norms and protocols is only way to the civil servant and can protect themselves from political pressures। जो नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, यही इनको प्रोटेक्ट कर सकता है पॉलिटिकल प्रेशर से। नहीं तो आपको पता ही है इंडिया में क्या होता है ब्यूरोक्रेट्स का, मतलब एक महीने में 4 बार ट्रांसफर, 2 बार ट्रांसफर, ऐसे ट्रांसफर होता है। इसका कुछ रूल होता है कि कुछ मिनिमम डेज में ट्रांसफर नहीं हो सकता। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल देखिएगा कि अगर आप बना के नहीं चलिएगा तो आपको पता ही है कि कैसे ट्रांसफर होता है। तो आज का मैं कंक्लूजन इस वीडियो पे यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई कंट्री अगर है, अगर फेडरलिज्म फॉलो करता है, ठीक है, कोई भी कंट्री अगर फेडरलिज्म फॉलो करता है तो इट इज इनएविटेबल, मतलब उसको मतलब हटाया ही नहीं जा सकता। जो डिफरेंसेस और जो डिस्प्यूट्स क्रिएट होगा स्टेट और सेंटर के बीच में, ये होना ही है लड़ाई। कोई भी नया रूल आएगा, फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग लेटेस्ट जो एक लॉ आया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था कि जो 50 किलोमीटर तक जो है सो बीएसएफ जो है सो घुस सकते हैं हर एक स्टेट में। तो इसमें भी दीदी को तकलीफ हो गया था कि नहीं 50 किलोमीटर कैसे दे सकते हैं ये वो। तो मतलब कि इनएविटेबल है, मैंने बोला ना आपको, बट ये इनएविटेबल है, इसको हटाया ही नहीं जा सकता डिस्प्यूट को। तो अकॉर्डिंग टू मैं तो यही बोल रहा हूँ कि ये जो लड़ाइयाँ हैं ये तो होती रहेंगी। इट शुड बी रिजॉल्व इन स्पिरिट ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कीपिंग इन द लार्ज नेशन इंटरेस्ट इन द माइंड। बिकॉज यहाँ पर मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यही इसकी बात हो रही है जो ब्यूरोक्रेट जो पूरे देश को चलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप लोगों को कोई अगर डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, या फिर अगर आपको कोई अगर और टॉपिक्स में अगर आपको चाहते हैं कि अगर कोई और अगर टॉपिक में डिस्कस करूँ तो आप कमेंट्स करें इस चीज़ को।
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मेरा नया चैनल है, सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसा ही और भी कंटेंट्स आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।